देव कुमार नागर को मरे हुए 15 दिन हो गए थे। उनके पीछे रह गई थी उनकी इकलौती बेटी प्रभा। करोड़ों अरबों का एम्पायर था उनका, जिसके मात्र 2 ही पार्टनर थे, प्रभा नागर और प्रथम शर्मा। प्रथम के माता पिता 5 साल पहले ही मर चुके थे। रात का समय था। प्रभा, प्रथम और प्रभा का प्रेमी रितेश और युवा एडवोकेट विकास शर्मा ड्राइंग रूम में बैठे थे। विकास की उम्र 35 साल थी। लगभग 10 साल से वह देव कुमार नागर के पर्सनल लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर रहा था। यही नहीं, अकाउंट का भी वह उनका काफी काम देखता था। देव कुमार ने अपनी वसीयत तैयार करवाई थी, जिसे उन्होंने अपनी मौत के 15 दिन बाद दोनों हिस्सेदारों को पढ़कर सुनाने को कहा था। उस दिन उसी के लिए सभी इकट्ठा हुए थे। एडवोकेट विकास ने कहा, मैडम साहब की इच्छा अनुसार वसीयत पढ़ते समय केवल 2 ही लोगों को उपस्थित रहना है। अगर थोड़ी देर रितेश बाहर बैठे तो अच्छा रहेगा। रितेश को कोई दिक्कत नहीं है, वह भी अब परिवार का ही एक हिस्सा है, मात्र कार्रवाई ही बाकी है। तुम कह रहे हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, प्रभा ने कहा। एडवोकेट विकास ने संकोच के साथ वसीयत पढ़नी शुरू की। देव कुमार नागर ने लिखा था, मैंने पूरे होशो हवास के साथ बिना किसी के दबाव के यह वसीयत लिखी है। मेरी कंपनी पार्टनरशिप में है, जिसमें से 50% हिस्सा मेरा है और 50% हिस्सा मेरे पार्टनर दीपक शर्मा का है। दीपक शर्मा अब जीवित नहीं है, इसलिए उस 50% पर अब उनके बेटे प्रथम का हक है। अपने हिस्से में आने वाला 50% हिस्सा मैं अपनी बेटी प्रभा नागर को दे रहा हूँ। यह वाक्य सुनकर प्रभा उछल पड़ी। यस, थैंक यू सो मच पापा। इतना कहकर उसने रितेश को गले से लगा लिया। एडवोकेट विकास ने कहा, मैडम ज्यादा खुश मत होइए, अभी वसीयत की शर्तें बाकी हैं। प्रभा चुप हो गई। विकास ने आगे पढ़ना शुरू किया। मेरी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है वह मैं अपनी बेटी के नाम कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस, अपनी तीनों की तीनों कोठियाँ, जमीन और गाड़ियाँ, सोना चांदी और सब कुछ। परंतु शर्त यह है कि अगर प्रभा अपने प्रेमी रितेश से विवाह करती है तो उसे इसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैंने प्रभा को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। अगर उसकी शादी के पहले मेरी मौत हो जाती है तो मेरी इस वसीयत के अनुसार ही मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। आपका देव कुमार नागर। वसीयतनामा सुनकर प्रभा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रितेश भी सन्न रह गया। प्रथम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसे यह भी अच्छा नहीं लगा। प्रभा रोने लगी। रितेश और प्रथम ने उसे संभाला। प्रथम ने कहा, प्रभा रो मत, कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आई एम सॉरी टू से, इसमें अब कोई रास्ता नहीं निकलने वाला है। यह कानूनी तौर पर है और आपका दोस्त होते हुए भी इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अपना फर्ज अदा करना ही पड़ेगा। प्रभा को 2 में से एक को चुनना पड़ेगा, रितेश या रीति, प्रेमी या प्रॉपर्टी। सॉरी अगेन, नहीं चाहिए मुझे पैसा और प्रॉपर्टी, मैं तो रितेश से ही ब्याह करूंगी। प्रभा ने कहा, प्रभा जल्दी में कोई निर्णय मत लो, जो कुछ भी करना है शांति से सोच विचार कर करो। सप्ताह 15 दिन, महीना, अभी बाकी समय है तुम्हारे पास। एडवोकेट विकास ने कहा, मित्रों के बीच खूब चर्चा हुई पर इसका कोई मतलब नहीं था। आखिर रात 1 बजे सभी अपने अपने घर के लिए निकले। रितेश ने कहा, प्रभा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जो निर्णय लोगी वह मुझे मंजूर होगा, पर एक बात का विश्वास दिला रहा हूँ, तुम सब कुछ छोड़ भी दोगी तभी मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। प्रथम ने जाने के लिए उठते हुए कहा, प्रभा शांति से सोचना, मैं कल फिर आऊंगा, गुड नाइट। 5 दिनों बाद प्रभा ने फाइनल निर्णय के लिए एडवोकेट विकास शर्मा को बुलाया। विकास ने पूछा, बताइए मैडम, आपने क्या निर्णय लिया है? मुझे इस प्रॉपर्टी से फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं रितेश के साथ ही ब्याह करूंगी। हम दोनों मेहनत करेंगे और जो मिलेगा उसी में सुख से रहेंगे। पापा का सारा क्रियाक्रम पूरा हो जाए, उसके 100 महीने बाद मैं रितेश से शादी कर लूंगी। रितेश प्रभा के इस निर्णय से खुश था, पर प्रथम खुश नहीं लग रहा था। विकास तो एडवोकेट था, उसे मात्र निर्णय का पालन करना था। उसने कहा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। जिस दिन आप रितेश से शादी कर लेंगी उस दिन यह सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम के पास चली जाएगी। धन्यवाद। प्रभा ने अरबों की प्रॉपर्टी पर लात मारकर अपना प्यार पाने का निश्चय कर लिया था, पर उसे पता नहीं था कि इसमें प्रपंच भी चल रहा है। देव कुमार की मौत को 1 महीना हो गया था। 1 सप्ताह बाद प्रभा और रितेश सादगी से सगाई और 15 दिन बाद शादी करने वाले थे। रात के 1 बजे का समय था। रितेश सो रहा था, तभी किसी अनजान नंबर से उसके मोबाइल पर फोन आया। सर, मैं अपोलो अस्पताल से बोल रहा हूँ, किसी महिला का एक्सीडेंट हो गया है। उसके ड्राइविंग लाइसेंस में प्रभा नागर नाम लिखा है। अंतिम कॉल उसने आपको किया था। रितेश झटके से पलंग से उठा और पार्किंग की ओर भागा। पार्किंग से मोटरसाइकिल निकालकर वह सड़क पर आया था कि 3 लोगों ने उसे दबोच लिया और चाकू से गला रेतकर फरार हो गए। रितेश तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उतनी रात को सड़क पर पड़ी रितेश की लाश को देखकर किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस कंट्रोल रूम से इलाके की पुलिस को सूचना मिली तो 10 मिनट में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नौरंग सिंह पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर आई
पुलिस टीम ने लाश की तलाशी ली तो पैंट की जेब से एक पर्स और मोबाइल फोन निकला। ड्राइविंग लाइसेंस पर पता चला कि मरने वाला बगल में ही अपार्टमेंट में रहता था। उसके फ्लैट पर जाकर पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वह वहां अकेले ही रहता था, यहाँ उसका और कोई नहीं है। इंस्पेक्टर नौरंग सिंह ने उसके मोबाइल पर आई अंतिम कॉल पर पलट कर किया तो नंबर बंद था। उसके बाद लास्ट सेकंड कॉल डायल किया, वह प्रभा का नंबर था। रितेश के बारे में सूचना पाकर वह चीख उठी। उसने प्रथम को फोन किया और दोनों घटनास्थल की ओर चल पड़े। रितेश की लहूलुहान लाश देखकर प्रभा को जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने चीख कर नौरंग सिंह से पूछा, सर ये क्या हो गया, किसने मारा मेरे रितेश को? नौरंग सिंह के बजाय उनके साथ आए हेड कांस्टेबल नाथू सिंह ने जवाब दिया, मैडम फिक्र ना करे, मैं हूं ना, जिसने भी इन्हें मारा है वह बच नहीं पाएगा। नौरंग सिंह ने सबसे पहले उस नंबर के बारे में पता किया जिस नंबर से रितेश के मोबाइल पर अंतिम कॉल आई थी। उस नंबर के बारे में पुलिस को पता करने में ज्यादा देर नहीं लगी। पता चला कि वह नंबर फर्जी आईडी पर लिया गया था। अब उस नंबर से जांच आगे नहीं बढ़ सकती थी, इसलिए थाना प्रभारी नौरंग सिंह ने जांच की दिशा बदल दी, क्योंकि नंबर के पीछे समय बर्बाद करना उन्होंने उचित नहीं समझा। नंबर बंद भी हो चुका था, इसलिए उससे लोकेशन वगैरह भी नहीं मिल सकती थी। इंस्पेक्टर नौरंग सिंह से बारी बारी युवा पार्टनर प्रथम और एडवोकेट विकास शर्मा से मिलकर छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा की। इनसे की गई पूछताछ में किसी तरह का सुराग या किसी पर शक किया जा सके इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। दिन भर की भागदौड़ से थके इंस्पेक्टर नौरंग सिंह सहयोगियों के साथ बैठे चाय पी रहे थे, साथ ही रितेश मर्डर केस पर बात भी कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब तक जो जानकारियां मिली है उससे एक बात तो साफ है कि रितेश की हत्या देव कुमार नागर की प्रॉपर्टी के लिए हुई है। इस मामले में प्रेम और प्रपंच दोनों है। अगर प्रभा रितेश से शादी कर लेती तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती। प्रभा ने रितेश के साथ शादी का निर्णय लिया, इसलिए रितेश की हत्या हुई। सर, प्रभा अगर रितेश से शादी न करती तो प्रॉपर्टी तो उसे ही मिलने वाली थी, इसमें किसी दूसरे को तो कोई फायदा नहीं था, तो फिर कोई हत्या जैसा जघन्य अपराध क्यों करेगा? बगल में बैठे एसआई जयकरण सिंह ने कहा, बहुत ही जोरदार सवाल किया है तुमने। नौरंग सिंह ने उन्हें घूरते हुए कहा, कोई ऐसा था जो चाहता था कि प्रभा रितेश से शादी न करे और यह सारी प्रॉपर्टी प्रभा को मिले और प्रभा के माध्यम से यह सारी प्रॉपर्टी उसे मिले। अब समझ में आई बात? जी सर, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, कोई बात नहीं, चलो अब इस बात का पता लगाओ, प्रभा और रितेश की शादी में विघ्न डालकर फायदा किसे होने वाला था? तुम प्रभा की फैक्ट्री, उसके पार्टनर सहित जिन जिन लोगों से उसका संबंध है, सभी के बारे में एक एक बात का पता करके मुझे बताओ। एक बात जान लीजिए कि संबंधों का ताना बाना उधड़ेंगे तभी इस मामले का ताना बाना उधड़ेगा। इंस्पेक्टर नौरंग सिंह ने कहा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए सर, मैं एक एक की कुंडली खंगालता हूँ और आपको मामले की तह तक ले जाता हूँ। एसआई जयकरण सिंह ने कहा, लेकिन सर हेड कांस्टेबल नाथू सिंह को भी मेरी मदद के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक है नाथू सिंह, तुमसे जो हो सके इनकी मदद करो। हेड कांस्टेबल नाथू सिंह ने सैल्यूट करते हुए कहा, ओके सर, 2 दिन बाद सारी जानकारी इकट्ठी कर। एसआई जयकरण सिंह ने बताया, सर प्रथम प्रभा को बहुत चाहता है। एक बार उसने प्रभा से अपने प्यार का इजहार भी किया था और प्रभा ने इनकार कर दिया था क्योंकि वह रितेश से प्यार करती थी। जयकरण सिंह ने कहा, वेरी गुड, पर इससे क्या होगा? इससे हत्या का मामला कैसे सुलझेगा? नौरंग सिंह ने पूछा, अरे सर, इससे तो एक तीर से 2 शिकार होंगे। सर, रितेश की मौत हो चुकी है, प्रभा की शादी रुक चुकी है, अब प्रभा के पास प्रथम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए लगता है कि प्रेम और प्रॉपर्टी के लिए यह प्रपंच रचा गया है। अरबों की प्रॉपर्टी में उसकी आधे की हिस्सेदारी है ही। प्रभा से शादी हो जाती तो दोनों के पति पत्नी बनते ही सर वो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। हाँ, यह बात तो है। एक बार हत्यारों को पता चल जाए उसके बाद तो सारा रहस्य अपने आप उजागर हो जाएगा। मुश्किल तो इस बात की है कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, वरना अब तक तो हत्यारे हवालात में होते और हत्या कराने वाले मेरे कदमों में। ऐसा करो, तुम सभी का बैंक डिटेल पता करो। उससे क्या होगा सर? अगर बात समझ में ना आए, जितना कहा जाए बस उतना ही करो, थाना प्रभारी ने थोड़ा खींच कर कहा। अगले दिन एसआई जनशंकर सिंह ने प्रभा और प्रथम एडवोकेट विकास की सारी बैंक डिटेल लाकर इंस्पेक्टर नौरंग सिंह के सामने रख दी। इसके बाद 3 दिनों की भागदौड़ और जांच के बाद आखिर नौरंग सिंह के लंबे हाथ रितेश के हत्यारों तक पहुंची गए। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उन्होंने रितेश की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इंस्पेक्टर नौरंग सिंह ने तत्काल प्रभा, प्रथम और एडवोकेट विकास शर्मा को थाने बुला लिया। तीनों को सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठाकर इंस्पेक्टर नौरंग सिंह ने कहा, आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि रितेश के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। कौन है वे? तीनों ने एक साथ पूछा। हत्या कराने वाले तो हवालात में है, जबकि हत्या कराने वाला अभी बाहर है, पर अब वह ज्यादा देर बाहर नहीं रहेगा। नौरंग सिंह ने कहा,
नौरंग सिंह की इस बात को प्रपंची को पसीना आ गया। नौरंग सिंह ने ज्यादा सस्पेंस न रखते हुए आगे कहा, आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि रितेश की हत्या कराने वाला कोई और नहीं, एडवोकेट विकास शर्मा है। नाम का खुलासा होते ही विकास ने थाने से भागने की कोशिश की। भला थाने से कोई भाग सकता है? ड्यूटी पर खड़े संतरी ने उसकी टांग में अपनी टांग फंसा दी। वह मुंह के बल गिर पड़ा तो हेड कांस्टेबल नाथू सिंह ने उसे दबोच लिया। इंस्पेक्टर नौरंग सिंह ने कहा, वकील साहब, अब आपका खेल खत्म हो गया। अब तुम अपना केस लड़ना और हार कर जेल जाना। सर, इसने क्यों हत्या की रितेश की? प्रभा ने पूछा। ये कमाल की बात है कि जिस पर शक न हो वही सांप निकला। मुझे पहले प्रथम पर शक था, क्योंकि वह भी तुमसे प्यार करता था। रितेश की हत्या से उसे डबल फायदा होने वाला था। तुम्हारे साथ साथ प्रॉपर्टी भी मिलती है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस मामले में मैंने सबकी बैंक डिटेल निकलवाई। पता चला कि कल एडवोकेट विकास शर्मा ने अकाउंट से 5 लाख रुपए किसी को दिए गए थे। उस आदमी के बारे में पता किया। वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला था। वह पैसे लेकर हत्या करने वाला शूटर था। कई बार जेल जा चुका था। हरियाणा पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि एडवोकेट विकास के कहने पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रितेश की हत्या के लिए उसने 5 लाख रुपए में सुपारी ली थी। अब विकास से पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर नौरंग सिंह अपनी बात कह ही रहे थे कि प्रभा उठी और तड़ातड़ विकास के दोनों गालों पर मारने लगी। थाने में मौजूद महिला सिपाहियों ने किसी तरह प्रभा को शांत किया। इसके बाद नौरंग सिंह ने कहा, वकील साहब, अब आपकी बारी है। आप खुद ही सब कुछ सच बता दो तो अच्छा है, वरना मैं तो सच उगलवा ही लूंगा। आखिर एडवोकेट विकास ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसने बताया कि और कामों के साथ साथ अपना पर्सनल हिसाब किताब विकास से ही करवाने लगे थे। इससे उसे वेतन के अलावा भी काफी लाभ होता रहा था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि प्रभा की शादी रितेश के साथ हो। उसे लगता था कि प्रॉपर्टी के लालच में प्रभा रितेश से शादी करने से मना कर देगी, पर उसने तो प्रॉपर्टी को लात मारकर रितेश से शादी करने का निर्णय ले लिया था। अगर प्रभा के हाथ में प्रॉपर्टी न आती तो विकास का बहुत बड़ा नुकसान होता। देव कुमार नागर के हिस्से की अरबों की संपत्ति का हिसाब किताब वही करता था। रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करना है, पर्सनल रुपए का किस सीए से काम कराना है, कहाँ कौन सी जमीन खरीदनी है, इन सब के लीगल पेपर विकास ही तैयार करता था। इन सभी कामों में वह वेतन के अलावा 30 से 40 हजार रुपए इधर से उधर कर देता था। अब अगर यह प्रॉपर्टी प्रथम के हाथ में चली जाती तो उसकी यह ऊपरी कमाई बंद हो जाती। इसलिए रितेश की हत्या करना उसके लिए जरूरी हो गया था। उसके बाद प्रभा चाहे जिससे भी शादी करती, प्रॉपर्टी उसी के पास रहती और विकास का यह धोखाधड़ी का धंधा चलता रहता। इतना कहकर जैसे ही विकास चुप हुआ, प्रभा उसके मुंह पर थूक कर बाहर निकल गई। विकास को हवालात में डालकर इंस्पेक्टर नौरंग सिंह भी बाहर चले गए। अगले दिन सारी कार्रवाई पूरी करके विकास और सुपारी लेकर हत्या करने वाले तीनों हत्यारों को अदालत में पेश किया गया, जहां से चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इंस्पेक्टर नौरंग सिंह के पास विकास के खिलाफ पक्के सबूत थे, इसलिए बार एसोसिएशन चाहकर भी विकास की मदद नहीं कर सकी। प्रभा को पूरा विश्वास है कि विकास को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।